नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एलटी एग्ज़ाम को लेकर और आप इस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। हमारा भी पूरा प्रयास है दोस्तों कि आपके इस कॉन्फिडेंस में कोई भी कमी ना आए और हम आपका कॉन्फिडेंट लगातार बूस्टअप करते रहें हमारी वीडियोज़ के माध्यम से। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम आपके लिए एक और रिवीजन क्लास लेकर आए हैं, रिवीजन क्लास पार्ट 7। इसमें अगेन हम 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, सेल्फ एनालाइजेशन अपना कर लेना, इसके अलावा कितना स्कोर किया ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। विद्यार्थियों में अगर आप कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट चाहते हैं तो निम्न में से कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्यय को अपने आप समझा जाना चाहिए। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। इसके अलावा विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। और फिर जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तो अगर दोस्तों आप अपने विद्यार्थियों में कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहते हैं, उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है? क्या करेंगे आप? ABCD में से आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है C, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यही तो होता है ना, जब आप विद्यार्थियों में कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनमें संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें बहुत सारे एग्जाम्पल देने चाहिए, उन्हें तर्क शक्ति का यानी कि लॉजिक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी से उनके अंदर कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है या मानसिक क्रिया है। डीवी, गिलफोर्ड, क्रूज या फिर रॉस। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? इसका राइट आंसर है दोस्तों रॉस। रॉस ने यह स्टेटमेंट दिया है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस या फिर बार्टलेट। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है एबिंगहॉस। ठीक है, एबिंगहॉस मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि भाई जो निरर्थक शब्द हैं उनका प्रयोग सीखने की सामग्री के रूप में करना चाहिए। ठीक है, तो उनके अनुसार कि जब आप निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं बार बार, तो धीरे धीरे जो सार्थक शब्द हैं उनका प्रयोग करना आसान हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ते हुए देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए है, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? मतलब कि ABCD आपके पास कूट हैं, आपको बताना है कि ये A है, ये B है, ये C है, तो आपको इनका कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन से कॉम्बिनेशन में राइट हैं। पहला वाला है कि भाई B और C राइट हैं,
बी कहता है कि ABC तीनों राइट हैं, सी वाला कहता है केवल बी है और डी वाला कहता है ए और बी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है दोस्तों बी और सी, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, यानी कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय का विकास हो चुका है, यानी कि पक्षी के कॉन्सेप्ट का विकास हो चुका है और अपने अनुभव बताने के लिए कुछ उपकरणों का भी उसने विकास कर लिया है, यानी कि भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तभी जब खिड़की के सामने से कौवा वो उड़ते हुए देखता है तो वो कहता है एक पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय आधारित आकलन SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों को अंगभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बी वाला, कि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन। देखिए, विद्यालय आधारित आकलन दोस्तों इस बार मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, तो आप इसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, हो सकता है कि इससे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक PT यानी कि जो खेल शिक्षक है क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है, फील्डिंग को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? पहला है शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। दूसरा, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बेहतर क्षेत्र रक्षण की सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। और अगला है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। ठीक हो गया, तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? ABCD। अगर एक PT शिक्षक खेल में अपने विद्यार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, इसका राइट आंसर है ए वाला, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ठीक है भाई, आपका एक खेल शिक्षक है तो वो क्रिकेट में अगर अपने खिलाड़ियों की फील्डिंग को सुधारना चाहता है तो वो निरंतर वो क्या करेगा, शिक्षार्थियों को फील्डिंग का अभ्यास करवाएगा। ठीक है, और बाद में कोशिश करे कि भाई वो उनका टेस्ट भी ले ले, ताकि अगर कोई अभ्यास के दौरान कोई कमी रह गई हो तो परीक्षण से पता चल जाए और उसको सुधारा जा सके। ठीक है, ऐसा करने में ही उसको अपने एम को पाने में आसानी होगी, यानी कि जो भी उसने लक्ष्य बनाएंगे। तो ऐसा सभी जगह होता है, तो अभ्यास होना चाहिए और क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? यह निम्न में से कौन उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, या फिर सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ए वाला, कि शिक्षार्थियों को कुछ छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। भाई, अधिगम योग्य वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त यही है कि शिक्षार्थी को आप पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दें कि वो क्या सीखना चाहता है और किस में उसका इंटरेस्ट है, ताकि वो बिना किसी परेशानी के सीख सके। ठीक है, और वांछित कार्य को कर सके। ठीक है, तो भाई शिक्षार्थी को छूट देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी जाके अधिगम योग्य वातावरण बन पाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। बच्चों को जब आप शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देते हैं तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, या फिर उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? एनालिटिकल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, कि भाई उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। देखिए दोस्तों, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनमें स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट हो जाती है और कुछ नया सीखने के लिए भी उनमें डर या नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है, और जो कि उनके विकास को बाधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस विषय में सही नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है सीखने के बारे में। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? काफ़ी सिंपल है, सभी ने सही आंसर दिया होगा कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ठीक, अरे भाई बच्चे केवल कक्षा में क्यों सीखेंगे ना? बच्चे तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हुए हर समय तथा हर परिस्थिति में सीखते हैं। ठीक, और उनके सीखने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक, तो भाई वो अनेकों प्रकार से सीखते हैं। वे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, और बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो ये सभी सीखने के हम कह सकते हैं विषय में सही हैं। केवल कक्षा में सीखते हैं ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में आप व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, या फिर स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, शिक्षार्थियों में अगर आप चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा कक्ष में दिया गया व्याख्यान हमेशा स्पष्ट हो, जिससे विद्यार्थी उसको आसानी से ग्रहण कर ले। ठीक है, और साथ ही शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध भी अच्छे होने चाहिए, ताकि विद्यार्थी के मन में अगर कोई भी शंका उत्पन्न होती है तो उसका समाधान किया जा सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य में जब भी विषय संबंधी अगर कोई चर्चा होती है, डिबेट होती है, तो विद्यार्थी स्वयं को सहज अनुभव करे। ऐसा नहीं कि वो डर के मारे अगर कोई इसको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो शिक्षक से पूछे ही ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। वो कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रही है भाई? प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्यकरण, या फिर विपर्यय चिंतन। तो क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है सी वाला, कार्य कारण। ठीक है, कार्य कारण इसका राइट आंसर है। कार्य कारण का मतलब क्या होता है? जब दोस्तों किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति में किसी कार्य के होने का संबंध ही कार्य कारण संबंध कहलाता है। समझ रहे हैं कि जब कोई वस्तु की अगर उपस्थिति होगी तो किसी कार्य हो जाएगा, तो उनके बीच में जो संबंध होगा वही क्या कहलाएगा? कार्य कारण कहलाएगा। जैसे कि भाई धूप आती है तो कपड़े सूख जाते हैं, यानी कि धूप की उपस्थिति में कपड़े सूखने का कार्य हो जाता है। तो धूप और कपड़े सूखने में एक संबंध है, तो वो एक तरीके का कैसा संबंध है? कार्य कारण की समझ को वो प्रदर्शित कर रही है लड़की।
ठीक है, तो ये कार्य कारण संबंध है। समझ में आया? तो ये आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, कार्य किसके कारण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? जरा सोच के बताइएगा दोस्तों। आपको मैं 4 सेकंड का समय दे रहा हूं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी वाला, कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ठीक है भाई, ये इसका उपयोग नहीं है। ठीक, बल्कि इसका प्रयोग है क्या, कि बच्चों की अधिगम त्रुटियों को पहचान किया जाए और उनका उपचार किया जाए। ठीक है, जैसे आप समझ ही रहे होंगे भाई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में हम इससे पहले भी हम बहुत बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और वैसे बात की जाए जैसे ऑप्शन नंबर ए की, तो ये भी सही है कि भाई RTE द्वारा इसे अनिवार्य कर दिया गया है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, और शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का तो भैया सबसे अभिन्न अंग है, ये भी सही है। ठीक है, विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी सही है। और इसके अलावा ये क्या करता है, शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पहला, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, ठीक है, या सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं शिक्षक। किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं ए वाले के लिए, यानी कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग किया जाता है। सीखने के लिए मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों? फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है ना, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है? जो आपका मध्य में लिया जाता है, बीच बीच में, है ना। तो इससे बच्चों की क्या मिलती है? प्रगति। तो अगर अपने बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन करना है तो वो है सीखने के लिए मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक, और जो सीखने का मूल्यांकन है वो सत्र के अंत में लिया जाता है, जिसको कि समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो वो क्या जानता है कि भाई उसने कितना सीखा, यानी कि उसके उपलब्धि स्तर को जानने के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो सीखने के लिए मूल्यांकन प्रगति से रिलेटेड है और सीखने का मूल्यांकन वो उसके उपलब्धि स्तर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं उसकी आलोचनाओं में से एक क्या है? वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वो पक्षपाती हैं। ठीक है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है ए वाला, कि जो वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वे पक्षपाती हैं। भाई जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है उसकी सबसे ज़्यादा आलोचनाओं में से यही है कि वे मुख्य रूप से जो मेन स्ट्रीम कल्चर है उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें बायसनेस आ जाती है। ठीक, अब जो परीक्षण है उसमें ऐसी त्रुटियां मुख्य धारा से जो आपके मेन स्ट्रीम से अलग समाज के जो सभी परिस्थितियां हैं उनको समान रूप से क्या करती हैं? वो प्रभावित करती हैं। ठीक है, यानी कि जो समाज के वे सभी परीक्षार्थी जो कि मेन स्ट्रीम से अलग हैं, ठीक है,
जो मेन स्ट्रीम से अलग समाज के जितने भी विद्यार्थी हैं या परीक्षार्थी हैं उनको वो क्या करती है, समान रूप से प्रभावित करती है। तो इस कारण से ये क्या बन जाती है, पक्षपाती बन जाती है। ठीक है, तो ऐसी परीक्षण त्रुटियों को जनरली क्या बोला जाता है, स्थिर त्रुटियां या फिर परीक्षण से संबंधित त्रुटियां बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखना कि जो मानकीकृत परीक्षण हैं उनकी आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मेन स्ट्रीम के कल्चर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वे क्या हो जाते हैं, बायस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने संग जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे शामिल कर उसका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। क्या इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है सी, उन्हें शामिल कर उन्हें उनका संचय करना चाहिए। ठीक है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में जब बच्ची अपने संग जो भी अनुभव लेकर आती है तो उनको शामिल करना चाहिए और उनका संचय करना चाहिए। ठीक है भाई, जब विद्यालय बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं तो वे अपनी भाषा, अपने अनुभव, अपनी दुनिया को लेकर आते हैं। ठीक है, विद्यालय में, या फिर हम कह सकते हैं कि अपना नज़रिया लेकर आते हैं दुनिया को देखने का। ठीक है, अब बच्चे जब आते हैं स्टार्टिंग में तो वे परिवार और अपने परिवेश के अनुभव को लेकर विद्यालय में आते हैं, तो वे बहुत ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो इसलिए उनके इन अनुभव का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनके ज्ञान का निर्माण किया जा सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण द्वारा, स्क्रीनिंग परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण या फिर अभिक्षमता परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। ठीक है, अब जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं दोस्तों, उससे आप अधिगम निर्योग्यता का पता लगा सकते हैं। ठीक है, किसी विषय पर कोई कमज़ोर है, ठीक, या फिर अगर कोई अपने उस विषय पर अगर बहुत अच्छा है तो उसके बारे में सूचना इन परीक्षणों के माध्यम से दी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? इसका राइट आंसर है अधिगम एवं वृद्धि। ठीक है, अधिगम एवं वृद्धि दोस्तों व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्तित्व विकास है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला आता है अधिगम एवं वृद्धि, दूसरा होता है अधिगम एवं परिपक्वता। ठीक है, इसको आप लिख लेना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप भूल जाएं। तीसरा होता है विकास की प्रक्रिया। ओके, तो 3 है, क्या क्या है? अधिगम एवं वृद्धि, अधिगम एवं परिपक्वता और विकास की प्रक्रिया। ठीक है, तो व्यक्तित्व की विकास की अवस्था इसमें से कौन सी है? इन तीनों में से कौन सी दिख रही है भाई? अधिगम एवं वृद्धि। तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शैशवावस्था, गर्भकालीन अवस्था, बचपनावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? जरा सोच के बताओ। 1 2 3 4 सेकंड हो गए, खत्म। इसका राइट आंसर है बचपनावस्था। बचपनावस्था यानी बाल्यावस्था भी कह सकते हैं इसको। ठीक, तो जो बालक है उसके व्यक्तित्व का विकास उसकी सामाजिकता के कारण होता है। ठीक है, और बालक का समाज जिस तरह से होगा, बालक के व्यक्तित्व का विकास भी उसी के अनुरूप होता है। तो जब बाल्य अवस्था या फिर आप बचपना अवस्था कह दो इसको, ठीक है, उसी में बालक का संपूर्ण सामाजिक विकास होता है। तो बालक की जो बचपना अवस्था है उसी में उसके व्यक्तित्व के विकास की नींव पड़ती है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा, बाल अंतर्बोध अपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया? बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण, ठीक है,
मरे, बेलक, रॉबर्ट या फिर रोजनविंग? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों बेलक। ठीक है, जो बाल अंतर्बोध परीक्षण है जिसको कि हम CAT के नाम से जानते हैं, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, इसका निर्माण 3 से 10 वर्ष के बालकों के व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है और इसका विकास दोस्तों बेलक के द्वारा किया गया। इनका पूरा नाम था लियोपोल्ड बेलक। ठीक है, और 1948 में इन्होंने इसका विकास किया। ठीक है, होता क्या है, जनरली इस परीक्षण में 10 चित्र होते हैं जो कि विभिन्न परिस्थितियों में जानवर के व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जो CAT है और TAT, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। TAT की बात होती तो इसका आंसर क्या होता? मरे। ठीक है, मरे ने थियोमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का प्रतिपादन किया था, जबकि यहाँ पर बात हो रही है CAT यानी कि चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका निर्माण 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए उनके व्यक्तित्व के मापन के लिए लियोपोल्ड बेलक के द्वारा 1948 में किया गया था। तो इतना बहुत है इस क्वेश्चन के बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन व्यक्तित्व मापन का शाही डब्बा परीक्षण है। शाही डब्बा परीक्षण किसका है? आत्मनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, प्रक्षेपण परीक्षण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है, क्या है दोस्तों व्यक्तित्व मापन का शाही डब्बा परीक्षण क्या है? आप में से काफ़ी लोगों को मैंने बताया भी है पहले। इसका राइट आंसर प्रक्षेपण परीक्षण है। ठीक है, व्यक्तित्व मापन का जो शाही डब्बा परीक्षण है दोस्तों, ये आपका एक प्रक्षेपण परीक्षण है। ठीक है, यह प्रोजेक्टेड टेस्ट आप इसको मान सकते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? हरमन रोशा ने की थी। ठीक है, स्विस मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने 1900 कुछ में की थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं अभी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो 1900 कुछ में की थी, तो इसको अभी फ़िलहाल रहने दो। फिलहाल ये याद जान लो कि हरमन रोशा ने इसकी खोज की थी और स्विस मनोवैज्ञानिक थे। और प्रक्षेपण परीक्षण होता है दोस्तों ये। ठीक है ना, प्रक्षेपण परीक्षण क्या होते हैं मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या है? प्रक्षेपण परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पर्सनैलिटी का समाजशास्त्री सिद्धांत प्रकार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत हिपोक्रेटस द्वारा, क्रिशमर द्वारा, सिल्डन द्वारा या फिर स्प्रेंजर द्वारा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है डी, एडवर्ड स्प्रेंजर। ठीक, व्यक्तित्व के समाजशास्त्री प्रकार का जो सिद्धांत है एडवर्ड स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जर्मनी के थे ये दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन जो कि NCF पर आधारित है, 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। NCF 2005 में गुणवत्ता आयाम का एक शीर्षक है। ठीक है, मतलब हेडिंग है, उसके अंतर्गत किसको अधिक महत्व दिया गया है? गुणवत्ता आयाम से मतलब आप क्या समझते हैं? भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? आप में से काफ़ी लोगों ने सही इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने दोस्तों मेरी पुरानी वीडियोस पूरी तरह से फॉलो करी है तो आपके लिए बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है कि भाई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ने जो गुणवत्ता आयाम शीर्षक है उसके अंतर्गत बालकों के संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है कि जो पाठ्यक्रम का निर्धारण है वो छात्र की मानसिक क्षमता एवं आयु वर्ग को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता या फिर अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो, क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है दोस्तों अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। भाई अगर विद्यार्थी के आप अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हो तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका है भाई? अध्यापक का रोल और विद्यालय का आपका वातावरण कैसा है, तो वही आपके महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाएं या खेलने के लिए चले जाते हैं, सॉरी, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। वे तब तक मतलब खेलने चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? उनके व्यवहार में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या फिर उदात्तीकरण। बालक को जब गुस्सा आता है तो वो खेलने चले जाते हैं, वो तब तक खेलते रहते हैं जब तक कि वो अच्छा महसूस नहीं करते। तो ये उसके प्रतिरक्षा तंत्र का कौन सा व्यवहार है जो कि प्रतिलक्षित हो रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर मैं बता दूं आपको दोस्तों, इसका राइट आंसर है विस्थापन। ठीक है, देखिए बालक है, बालक में परिस्थिति के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन होता है। मतलब कोई परिस्थिति आ गई, कोई सिचुएशन आ गई, उसी के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, और जब तक वो पूर्व परिस्थिति हट नहीं जाती तब तक बालक का व्यवहार परिवर्तित रहता है। यानी कि जब जैसे ही वो परिस्थिति हटेगी तो बालक क्या करेगा? पूर्व की तरह व्यवहार करने लग जाता है। ठीक, तो इस तरह से जो बालक है उसके व्यवहार में क्या हो गया? विस्थापन हो गया। ठीक, तो जो विस्थापन होता है ये क्या होता है? अस्थाई होता है और सिचुएशन बेस्ड होता है, कि मतलब सिचुएशन के कारण होता है। ठीक, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक, तो बालक को कुछ भी, किसी ने, माँ बाप ने कुछ कह दिया, ठीक, तो उसको गुस्सा आ गया तो वो खेलने चला गया। तो वो एक सिचुएशन ऐसी रही कि बालक का व्यवहार थोड़ा चेंज हो गया। ठीक, उसके बाद वो खेलने चला गया और कुछ देर बाद क्या होगा? जैसे ही वो नॉर्मल आएंगे तो बालक का व्यवहार पूर्व की तरह हो जाएगा। तो एक्चुअली उसके व्यवहार में क्या आ गया? विस्थापन आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। जो ऐसा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? अस्थाई है, यानी कुछ देर के लिए, और सिचुएशन बेस्ड है कि सिचुएशन के कारण हुआ। ठीक है, तो ये उसके प्रतिरक्षा तंत्र का कौन सा व्यवहार है? विस्थापन का व्यवहार है। अगला क्वेश्चन, एक्शन रिसर्च में यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान में दोस्तों हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं ना, तो हाइपोथेसिस का निर्माण क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। भाई जब हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं तो पहला हमारा स्टेप क्या होता है? समस्या का चयन करना। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? उससे हम क्या करते हैं? इसके बाद जो अगला स्टेप आता है दोस्तों कि इसमें हम क्या करते हैं कि भाई जो उपकल्पना का जब हम निर्माण करते हैं तो उपकल्पना का निर्माण करते समय हम जो समस्या है उसके कारणों के, मतलब उसके कारणों को जानते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? उपकल्पना का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। एंडरसन के द्वारा दोस्तों क्या किए गए थे? क्रियात्मक अनुसंधान के 7 स्टेप दिए गए थे। जैसे कि इसमें सबसे पहले था समस्या का चयन करना, फिर कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श, है ना, और इसी तरह से क्या होता है? अगले स्टेप में आप क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि आप जो क्रियात्मक उपकल्पना होती है वो आपकी समस्याओं पर आधारित होती है या उसका निर्माण। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं? डेटा का कलेक्शन करते हैं, यानी कि तथ्यों का संकलन। फिर तथ्यों के आधार पर आप निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आप उनका सांख्यिकी सत्यापन करते हैं और फिर आप क्या करते हैं? परिणामों की सूचना देते हैं। तो इस तरह से 7 स्टेप्स बताए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना। क्रियात्मक अनुसंधान इसमें हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है इससे पहले भी, और आप हमारी क्रियात्मक अनुसंधान वाली वीडियो देख सकते हैं, लास्ट टाइम पर आपके बहुत काम आएगी। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधानों से भिन्न है, क्यों? क्योंकि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं, यह सांख्यिकीय उपकरणों पर आधारित है, यह न्याय दर्श पर आधारित है। तो मैंने आपको दोस्तों कितने बार ये क्वेश्चन करवाया है, इसका राइट आंसर है क्योंकि जो एक्शन रिसर्च है वो अध्यापक द्वारा, शैक्षिक प्रबंधकों द्वारा और प्रशासकों द्वारा
किया जाता है। ठीक है भाई, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा क्या किया जाता है भाई, शिक्षा प्रक्रिया में सुधार किया जाता है और इससे शिक्षण प्रक्रिया को और प्रभावशाली बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन कौन करते हैं, शिक्षक करता है, विद्यालय करता है, प्रबंधक करते हैं, प्रशासक करते हैं, यानी कि आपका प्रधानाचार्य करते हैं, जिससे कि वे अपने कार्य को सुधार सकें। ठीक है, जबकि जो मौलिक अनुसंधान है वो छात्रों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और जबरदस्त क्वेश्चन, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी कि समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। भाई किससे गहन संबंध रखता है, समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण या फिर समूह निर्देशन। तो बताइए जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स है यानी कि समान तत्व निम्न में से किससे गहरा संबंध रखता है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आपको मैं फिर से 3 सेकंड दे देता हूँ, सोच के बताइए। आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी कि समान तत्व, ये तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर है दोस्तों अधिगम स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इससे ये रिलेटेड है आइडेंटिकल एलिमेंट्स। ठीक है, इस सिद्धांत को किसने दिया था, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने। ठीक है, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था भाई एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय में तभी सहायक हो सकता है जब इन दोनों विषयों में कुछ तत्व समान हो, यानी कि समान तत्व है। तो भाई एक अधिगम स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैसे होगी भाई, जब एक समस्या को जब आप सॉल्व कर रहे हो और दूसरी समस्या को सॉल्व करने में वो तभी सहायक सिद्ध हो सकती है जब इनमें कुछ तत्व क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसलिए वो समान तत्व, ठीक, आइडेंटिकल एलिमेंट्स, तो ये किससे रिलेटेड है, अधिगम स्थानांतरण से। अगला प्रश्न देखिए, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में या फिर विद्यालय में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में विद्यालय में वो रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों, अब भाई प्राथमिक शिक्षा यहीं से तो स्टार्ट होती है ना, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक की प्राथमिक शिक्षा हो जाती है स्टार्ट। तो इस आयु वर्ग में भाई विद्यालय में जब वो प्रवेश लेता है तो उसे भाई क्या होता है कि विद्यालय जब वो जाता है तो वहाँ पर उसके मित्र बनते हैं कई सारे, और इसी अवस्था में पहली बार बालक अपने भाई परिवार से बाहर निकल कर आता है, यानी कि परिवार के परिवेश से बाहर जाकर बाहरी परिवेश में प्रवेश करता है। ठीक है, और इसी अवस्था में बालक की विद्यालय में रुचि बढ़ती चली जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न, वे कौन से बाह्य कारक हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, जल्दी से बता दो। भावना और मनोभाव, संस्कृति एवं प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य एवं प्रयोजन। कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं, अब आप देखिए इस आंसर को आप बहुत इजीली दे सकते हैं। भावना और मनोभाव, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य एवं प्रयोजन क्या है दोस्तों, ये आपके आंतरिक फैक्टर हैं, यानी कि इंटरनल कारक हैं। ठीक है, इंटरनल फैक्टर हैं जो कि बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से नहीं रोकते, ये रोकते नहीं। ठीक है, तब भी आपको पता लग जाएगा। अब ये पूछ रहा है बाह्य कारक, तो बाह्य कारक कौन सा है दोस्तों, ऑफ कोर्स संस्कृति एवं प्रशिक्षण। संस्कृति एवं प्रशिक्षण ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रायोज्य कहलाता है या प्राथमिक प्रायोजन कहलाता है, मानसिक प्रायोजन, शारीरिक प्रायोजन, सामाजिक प्रायोजन या फिर शैक्षणिक प्रायोजन। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इसमें प्राथमिक प्रायोजन कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है शारीरिक प्रायोजन। तो जो शारीरिक प्रायोजन होता है दोस्तों वो आपका प्राथमिक प्रायोजन कहलाता है। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न जो कि काफ़ी डिबेटेबल था, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भाई जो हस्तशिल्प की शिक्षा है यानी कि ट्रेनिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स वो किसको देनी चाहिए, पिछड़े बालकों को या फिर मंदबुद्धि बालकों को। तो हमारे द्वारा आंसर पिछड़े बालक दिया गया था, जबकि काफ़ी छात्र इस बारे में थोड़ा कंफ्यूज थे कि ये मंदबुद्धि बालकों को दी जानी चाहिए। तो मैं दोस्तों इस पर आपको निष्कर्ष बताता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी इसके बारे में रिसर्च किया।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों दोनों ही होना चाहिए। ठीक है, मंदबुद्धि बालक हो चाहे आपका पिछड़े बालक हो। ठीक है, ये मंदबुद्धि बालक को तो आप ट्रेनिंग तो देंगे हैंडीक्राफ्ट्स की, ताकि वो थोड़ा आत्मनिर्भर बन सके, क्योंकि उनमें भी आपकी क्या होता है, तर्क और चिंतन शक्ति का अभाव होता है। साथ ही जो पिछड़े बालक हैं दोस्तों, उनमें भी यही अभाव तो होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको मूर्त विषयों में, मूर्त विषय के रूप में आप हस्तशिल्प की शिक्षा दे सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं, ताकि वो आगे जाके कुछ अपने लिए व्यवसाय कर सकें। ठीक है, तो ऐसे ही मंदबुद्धि बालक के संग भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप इन दोनों के बीच में आप डिस्क्रिमिनेशन कर दें किसी भी तरीके से। तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों दोनों ही होना चाहिए, पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालक। अगर आप इसका सर्च करेंगे तो आपको कई जगह पर मंदबुद्धि बालक मिलेगा, इसके अलावा पिछड़े बालक भी मिलेगा। कई इसके सपोर्ट में होंगे पिछड़े बालक के, कई मंदबुद्धि बालक के होंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है दोस्तों कि इस पर आपत्ति भी लगी है इस प्रश्न में, पहले ये जो प्रश्न आया है आयोग में, और इसमें मेरे हिसाब से दोनों को ही सही माना गया है, पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालक। ठीक है, तो मेरा भी दोस्तों यही मानना है कि पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालक दोनों को ही हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।